हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न टीएचटी पीएचडी के लिए के उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोनेशन, बी ऑप्शन है अपदलन, सी ऑप्शन है जलयोजन और डी ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीकरण। तो जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होने से जल में घुलनशील अनेक प्रकार के कार्बोनेटों का निर्माण हो जाता है। इन कार्बोनेटों के निर्माण के कारण चट्टानों के अनेक घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर के जल में मिल जाते हैं। जल एवं वायु की ऑक्सीजन का सम्मिलित कार्य ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण की क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव लौह युक्त चट्टानों पर दिखाई देता है और चट्टानों का संपर्क जल से होने पर उसकी कुछ मात्रा चट्टानों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और यही जल योजन प्रक्रिया कहलाती है। और इस प्रकार से जो अपदलन है वह रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा को, बी ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर रेखा, सी ऑप्शन है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और डी ऑप्शन है 180 डिग्री देशांतर रेखा को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात 180 डिग्री देशांतर रेखा को भूमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से तीसरा प्रश्न है कि सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, बी है शनि, सी है अरुण और डी है मंगल। तो वर्तमान में सौर मंडल में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह मौजूद हैं, अर्थात शनि के पास वर्तमान में 82 उपग्रह मौजूद हैं, बृहस्पति के पास जो है कि 72 हैं और अरुण के पास 27 उपग्रह हैं और मंगल के पास सिर्फ और सिर्फ 2 उपग्रह हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। ऑप्शन नंबर ए है नाइजर, बी है नील नदी, सी ऑप्शन है जायरे और डी ऑप्शन है कांगो नदी। तो कांगो गणराज्य में बहने वाली कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्या करती है, काटती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कहता है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाला छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य किरीट, बी ऑप्शन दिया हुआ है प्रच्छाया, सी ऑप्शन दिया हुआ है उपछाया और डी ऑप्शन है ब्लैक होल, यानी कि यहाँ पर होल होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को लगता है तथा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य की तरह चंद्र ग्रहण की आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है और पृथ्वी के छोटे भाग में दिखाई पड़ता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर है प्रकाश मंडल, बी है वर्णमंडल, सी है आपका सूर्य किरीट और डी ऑप्शन है सूर्य धब्बा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। सातवां प्रश्न कहता है कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूर्य आधा सौर बिंदु 21 जून को कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके बाद से 8वां प्रश्न है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 सेकेंड, बी है 1.3 सेकेंड, सी ऑप्शन है 4 सेकेंड और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से यानी कि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 12 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री दक्षिण तक, बी है 10 डिग्री से जो है कि उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक, सी ऑप्शन है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव प्रश्न है। यानी कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यारडंग वायु, दूसरा दिया हुआ है ज्वारनदमुख नदी, और सी है लटकती घाटी हिमानी, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नूनाटक नूनाटक ये भूमिगत जल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि नूनाटक जो है वह एक हिमानी है, अर्थात यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिमानी होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है ताप्ती, सी है गोदावरी, और डी दिया हुआ है महानदी। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्लाई नगर के पास से 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और ताप्ती नदी की घाटी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए 724 किलोमीटर बहने के बाद सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है और ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 12वां प्रश्न है कि एंडीज पर्वत उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है अवशिष्ट पर्वत का, बी है भ्रंशोत्थ पर्वत का, और सी ऑप्शन है बलित पर्वत का, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जो एंडीज पर्वत है वह बलित पर्वत का प्रमुख रूप से उदाहरण है। इसके बाद से 13वां प्रश्न कहता है कि भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है लावा, मैग्मा, पाताली, और डी ऑप्शन है मध्यवर्ती। तो भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ जो पदार्थ होता है वह मैग्मा कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्लेट, बी है आपका क्वार्टाइज, सी ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेनाइट, और डी ऑप्शन दिया हुआ है संगमरमर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है अर्थात ग्रेनाइट वह बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। कायांतरित या परिवर्तित सेल परतदार सेल तथा आग्नेय सेल के अत्यधिक ताप, दाब, ऊष्मा एवं रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव के फलस्वरूप रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से अगला प्रश्न है 15वां, कह रहा है कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से, बी ऑप्शन दिया हुआ है भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, सी ऑप्शन है पर्वतों और पठारों की उत्पत्ति से, और डी ऑप्शन दिया है भूकंप एवं ज्वालामुखी के विस्तार से। तो वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वह महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित था, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 16वां प्रश्न कहता है कि भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है अवसादी एवं कायांतरित चट्टानों से, बी ऑप्शन है आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, सी ऑप्शन है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से, और डी ऑप्शन दिया हुआ है अवसादी चट्टानों से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से क्या हुई है, बनी हुई है। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है तरल पदार्थों का घनत्व, बी है भूकंप की तीव्रता, सी है टॉर्नेडो का वेग, और डी ऑप्शन दिया है पर्वतों की ऊंचाई। तो रिक्टर मापनी का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, और इसका विकास सन 1935 ईस्वी में अमेरिका के भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिचर द्वारा किया गया था। इसमें 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसमें हर आगे वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुना भूकंपीय परिणाम को प्रस्तुत करती है, और इसके लिए मार्केली पैमाना का उपयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि रिक्टर मापनी का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, बी है गर्म उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, और डी ऑप्शन दिया हुआ है शीतल प्रदेश में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कांगो तथा अमेजन बेसिन दोनों अलग अलग महाद्वीपों में भूमध्य रेखीय प्रदेशों में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि चिनूक क्या है। यह बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं
की चिनूक के संबंध में? ऑप्शन नंबर 1 है स्थानीय हवा, सनातनी हवा, स्थायी हवा और महासागरीय धारा। तो चिनूक एक स्थानीय गर्म हवा है जो अमेरिका एवं कनाडा के रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल के नीचे उतरती है। और ये जो चिनूक शब्द का अर्थ है उसका होता है हिम भच्छी। यह रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ी ही लाभदायक होती है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघला करके चारगाहों को बर्फ से मुक्त करती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ये है, सही है। चिनूक एक स्थानीय हवा है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 20 कहता है कि मानसून क्या है? ऑप्शन नंबर ए मौसमी हवा है, स्थायी हवा है, सी ऑप्शन है अस्थायी हवा है और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि पछुआ हवा है। तो जिन पवनों की दिशा मौसम या उस समय के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है उसे मौसमी पवनें कहा जाता है। और ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में से समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मानसून एक मौसमी हवा है। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका क्षोभमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और समतापमंडल। बी ऑप्शन है क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और तापमंडल। सी ऑप्शन है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। डी ऑप्शन है क्षोभमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल और समतापमंडल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि वायुमंडल में वायु एवं गैसों की अनेक संकेंद्रित परतें विद्यमान होती हैं। इनके घनत्व, तापमान एवं स्वभाव की दृष्टि पर एक दूसरे से ये पूर्णतः भिन्न होते हैं और इन्हीं को यानी कि कई परतों में विभाजित किया गया है। और इनके जो परत का क्रम है वह मुख्य रूप से आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्षोभमंडल सबसे पहले नीचे, उसके बाद से है समतापमंडल, मध्यमंडल और लास्ट में क्या है आपका तापमंडल है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 22 कहता है एल नीनो क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है कि पेरू के पूर्वी तट की गर्म धारा है? सी ऑप्शन दिया हुआ है कि पेरू के पश्चिम तट की गर्म धारा है और डी ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि एल नीनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से होकर के हिंद महासागर में गिरती है। और इस प्रकार से यह ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि एल नीनो पेरू के पश्चिम तट की क्या है? गर्म धारा है। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकांश वर्षा करता है? ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है नीलगिरी, बी ऑप्शन दिया हुआ है खासी पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है सतपुड़ा और डी ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी घाट। तो भारत में मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा का महत्वपूर्ण भाग पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। और मेघालय की जो खासी पहाड़ियों में स्थित मासिनराम और चेरापूंजी में औसतन वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र अधिकांश वर्षा खासी पहाड़ियों में होती है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 24 है कि कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है वांगो नदी, बी है नील नदी, सी है इरावती नदी और डी ऑप्शन दिया हुआ है मिसिसिपी। तो नील नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा नील नदी बनाती है। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि निम्न में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ये है सूर्य, बी है चंद्रमा, सी है अंतर्जाल बल और डी ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो महासागरीय गतियों में ज्वार और भाटा का महत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि इससे सागर तल से सागर तली तक का जल प्रवाहित होता है। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण ही सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ज्वार भाटा आता है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 26 कहता है कि इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लेब्राडोर, बी है कनारी धारा, सी आपका फाकलैंड और डी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम।
तो इसमें से मुख्य रूप से जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात गल्फ स्ट्रीम, यह ठंडी धारा नहीं है बल्कि यह एक गर्म धारा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 27 है, सारगैसो सागर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में, बी है हिंद महासागर में, सी ऑप्शन दिया हुआ है प्रशांत महासागर में, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आर्कटिक महासागर में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात अटलांटिक महासागर, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवत रेखी धारा, इसके साथ साथ गल्फ स्ट्रीम की धारा तथा कनारी धारा एक प्रतिचक्रवाती प्रवाह क्रम पाया जाता है, और इस क्रम के अंतर्गत शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है जिसमें सारगैसम नाम की सागरी घास पाई जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। सारगैसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वह है पंपास तथा स्टेपीज है, क्या है? अब ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मध्य अक्षांशी घास के मैदान है, निम्न अक्षांशी घास के मैदान है, या उच्च अक्षांशी घास के मैदान है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उष्ण अक्षांशी घास के मैदान। तो इसमें भी जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात जो पंपास या स्टेपीज है वह मध्य अक्षांशी घास के क्या है, मैदान है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 29 कहता है कि दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रेयरी, बी है आपका पंपास, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका डाउन्स, और डी ऑप्शन है स्टेपिस। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र को पंपास के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 30 है कि प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मानवीय क्रियाएं, बी है पादप तंत्र, सी ऑप्शन है पर्यावरणीय दशाएं, और उसके बाद से है डी भोजन की उपलब्धता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि पर्यावरणीय दशाएं प्रकृति में संतुलन बनाने में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद से प्रश्न संख्या 31 है कि काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, और डी दिया हुआ है असम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वह असम में स्थित है। इसके साथ साथ उड़ीसा में सिमलीपाल है, और राजस्थान में केवलादेव, इसके साथ साथ गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस तरह से काजीरंगा का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि। प्रश्न संख्या 32 है मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका H बैरोज, बी ऑप्शन है हटिंगटन, सी ऑप्शन है रेटजेल, और डी ऑप्शन है वाइडलडीला ब्लास। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा H.L. बैरोज के द्वारा दी गई है। इसके से बुशमैन निवासी है। ऑप्शन नंबर ए है कालाहारी मरुस्थल, बी है सहारा मरुस्थल, सी ऑप्शन है पैंटागोनिया मरुस्थल, और डी है गोबी मरुस्थल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका तथा उसके समवर्ती कालाहारी मरुस्थल से वीरान क्षेत्रों एवं नेटाल तथा दक्षिणी जाम्बिया में निवास करने वाली और स्थान स्थान पर घूम घूम कर शिकार करने वाली आखेटक जनजाति को ही बुशमैन के नाम से जाना जाता है। तो ये बुशमैन मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसके बाद से प्रश्न संख्या 34 है निम्नलिखित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है निग्रोइड से, बी है मंगोलाइड से, सी ऑप्शन है काकेसाय से, और डी ऑप्शन है अल्पाइन से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मंगोलाइड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद से प्रश्न संख्या 35 है निम्न में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हम्बोल्ट, बी है रीटर, सी है रेटजेल, और डी है ब्लास। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्थात रूस बॉक्साइट, बी है मैक्सिको चांदी, सी ऑप्शन दिया हुआ है बोलिविया टीन, और डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका
तांबा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात बक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राजील, सूरीनाम तथा भारत जैसे देशों में किया जाता है। रूस में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की अधिकता पाई जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है साओ पाल, बी दिया हुआ है सैंटोस, सी ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो और डी ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि कहवा बंदरगाह के नाम से आप सी यानी कि सैंटोस को जाना जाता है। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वह है कि कृषि से अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है, जिसमें कहवा, चाय, रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है बहुविध फसल, बी दिया हुआ है बागाती कृषि, इसके साथ साथ सी ऑप्शन है सीढ़ीदार खेती, डी ऑप्शन दिया हुआ है विस्तृत खेती। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रबर, कोको, कहवा, नारियल, चाय, कपास, पटसन आदि बागानी अथवा रोपण कृषि की फसलें हैं और इस प्रकार की कृषि का विस्तार एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सीमित होती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 39 है कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग्रेनाइट, बी है औषधि, सी ऑप्शन है आग्नेय और डी ऑप्शन दिया है कायांतरित चट्टानें। तो खनिज तेल की प्राप्ति अनुकूल गुंबदाकार संरचना वाली मध्य जीव कल्प की औषधि शैलों से ही संभव होती है। बालू और चूने की औषधि शैलों में तेल उसी तरह से विद्यमान रहता है जैसे स्पंज में जल स्थित रहता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोयला और खनिज तेल के लिए जो औषधि चट्टानें हैं वह उपयुक्त होती हैं। प्रश्न संख्या 40 है निम्न में से कौन सा नव्यकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कोयला, बी दिया हुआ है आपका खनिज तेल और सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन दिया हुआ है वन। तो इसमें नव्यकरणीय जो संसाधन है वह ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि वन होता है। नव्यकरणीय संसाधन से पदार्थ या वस्तु होते हैं जिनका पुनः निर्माण किया जा सके, जैसे सूर्य है, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, वन इत्यादि हो गया। जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय संसाधन नहीं होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 41 है कि भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घटते क्रम में अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उसके बाद से कौन सा है आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 42 कहता है कि विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चीन, बी ऑप्शन दिया हुआ है भारत, सी ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान। तो विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादक जो देश है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 43 है निम्न में देशों में किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है। चीन, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन दिया हुआ है नेपाल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि इन देशों में सबसे अधिक जो स्थल सीमा है भारत के साथ लगा हुआ वह बांग्लादेश है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 44 कहता है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हल्दिया बंदरगाह, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है पारादीप और डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस बंदरगाह को कलकत्ता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर है पारादीप। इसके बाद से प्रश्न संख्या 45 कहता है निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है राउरकेला, बी है आपका जमशेदपुर, सी ऑप्शन है दुर्गापुर और डी ऑप्शन दिया हुआ है भिलाई। तो राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल भारत का प्रमुख औद्योगिक नगर है।
यहाँ पर देश के सर्वाधिक भारी धातु शोधन एवं पूंजी विनिर्माण उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है और यहीं से विशाल एवं आधुनिक काल में विकसित लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि हैं। इसमें जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। प्रश्न संख्या 46 है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गंगा, बी है यमुना, सी है सतलज और डी ऑप्शन दिया हुआ है रावी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं सी, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सतलज या शत्रुदी नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों पर मानसरोवर झील के निकट 5000 मीटर की ऊंचाई से राक्षस ताल से निकलती हुई है और तिब्बत में यह नदी बहुत सक्रिय भाग में बहती है। भारत में यह नदी 1050 किलोमीटर लंबी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 47 है, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भारत को, बी है ब्राजील को और सी ऑप्शन दिया हुआ है क्यूबा को और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया को। तो गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान क्यूबा को प्राप्त है, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। इसके बाद से प्रश्न संख्या 48 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, बी है नीली क्रांति मछली उत्पादन, सी ऑप्शन है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और डी ऑप्शन दिया हुआ है पीली क्रांति इस्पात उत्पादन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात पीली क्रांति जो है वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। बाकी सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। हरित क्रांति खाद्य पदार्थ से है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से और पीली क्रांति किससे है, तिलहन से। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ताकि यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 49 कहता है कि निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नंदन कानन, बी ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन और सी ऑप्शन दिया हुआ है असम में काजीरंगा और डी ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात वैश्विक विरासत का जो वन है वह ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन। भारत में विश्व धरोहर के रूप में 5 नैसर्गिक स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें पहला आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में स्थित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी असम में स्थित है। सुंदरवन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और नंदा देवी क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। तो इस तरह से यह वैश्विक विरासत का जो वन है वह पश्चिमी बंगाल में स्थित सुंदरवन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं कि हजारों झील की भूमि किस देश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्वे, बी ऑप्शन दिया हुआ है फिनलैंड, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन दिया हुआ है आयरलैंड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हजारों झीलों की भूमि हम फिनलैंड को कहते हैं। संख्या 51 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पेज संकल्पना वाइडल डी लाप्लास, बी ऑप्शन है रूको और जागो निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर का, सी ऑप्शन है लेवेंसराम फ्रेडरिक रेटजेल का है और डी ऑप्शन दिया हुआ है व्यवहारवाद इमैनुअल कांट का है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि व्यवहारवाद का जनक विलियम किर्क को माना गया है, जहां पर ये इमैनुअल कांट दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 52 है कि GIS किसका लघु रूप है, यानी कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सोइल्स, बी ऑप्शन दिया हुआ है जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, सी ऑप्शन दिया हुआ है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डी ऑप्शन है ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है, कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है इस आकार में सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। बी ऑप्शन है कि घर
सड़क और रेलवे लाइन के किनारे स्थित होते हैं। सी ऑप्शन है झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि वे कृषि गांव हो सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जब कभी किसी झील अथवा तालाब के किनारे ग्रामीण बस्ती के मकान वृत्तीय आकार के रूप में पाए जाते हैं तो गांव की गोलाकार आकृति होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट। प्रश्न संख्या 54 है कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए दिया है न्यूयॉर्क, बी है पनामा, सी है कोलस और डी ऑप्शन दिया हुआ है विनिपेग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई है और दूसरा सिंगापुर है, जबकि प्रश्नावधि के अनुसार सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह कौन सा है, न्यूयॉर्क है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 कहता है कि जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, बी ऑप्शन है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, सी ऑप्शन दिया है निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि जनसंख्या जो विस्फोट है वह उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 56 है कि कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए है चिली, बी है जापान, सी ऑप्शन दिया हुआ है पेरू और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका नॉर्वे। तो मछली उत्पादन में मुख्य रूप से जो देश हैं वह आपका ऑप्शन नंबर जो सी है अर्थात पेरू वह बिल्कुल सही है। इसके बाद से 57 कहता है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका हेरोडोटस, बी है आपका एनजीमेंडर, सी है इरेस्टोस्थनीज और डी है हिरेटियस। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वह इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न 58 है वह कहता है कि ये प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जॉन आई क्लार्क, बी ऑप्शन दिया हुआ है बिल्बर जेलिंस्की, सी ऑप्शन दिया हुआ है जी.टी. ट्रिवार्था और डी ऑप्शन दिया हुआ है आर.सी. चानन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक विल्बर जेलिंस्की माने हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 59 कहता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है यूरोप, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है एशिया और डी ऑप्शन दिया हुआ है अफ्रीका। तो वह ऐसा महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है वह ऑप्शन नंबर बी है अर्थात ऑस्ट्रेलिया है।